हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ इन लेयर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैरिज। इससे पहले की वीडियो में हमने एंशियंट टाइप ऑफ मैरिज पढ़ी थी, जिसमें 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज थी, 4 वैलिड थी, 4 आपकी अनअप्रूव्ड मैरिजेस थी। अब हम इस वीडियो के अंदर मॉडर्न टाइम के जो मैरिजेस हैं, जैसे वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल, उनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज वो शादी होती है जिसे आपको हर जगह से लीगल एक्सेप्टेंस मिल जाती है। लॉ उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जिसमें आपकी एज सही रहेगी। अगर आपको याद हो तो हमने सेक्शन नंबर 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। अगर आप उन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं तो आपकी शादी वैलिड होगी और उसके ऊपर जितने भी लीगल राइट्स हैं आपको सारे मिलेंगे। A marriage is valid when it fulfills the conditions of section 5 and is solemnized according to section number 7 और properly registered under section number 8। ये तीनों ही सेक्शन हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। सेक्शन नंबर 5 बात करता है कंडीशंस की, सेक्शन नंबर 7 बात करता है सेरेमनीज की, सेक्शन नंबर 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन की। तो अगर आपकी शादी प्रॉपर 5 जो कंडीशंस थी उनको फॉलो करके हुई है, प्रॉपर सेरेमनीज की गई है, दोनों पार्टी में से किसी भी एक पार्टी के जो भी रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, वो फॉलो किए गए हैं, और बाद में आपने उसको रजिस्टर कराया हुआ है, तो आपकी शादी वैलिड मैरिज कंसिडर की जाती है। सबसे पहले आता है मोनोगैमी। सेक्शन नंबर 5 में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 5 कहता है मोनोगैमी। अगर आप शादी कर रहे हैं अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, तो आपका कोई भी स्पाउस पहले से लिविंग नहीं होना चाहिए। इधर आपका डाइवोर्स हो जाना चाहिए या फिर आपके स्पाउस की डेथ हो गई हो, तो आप सेकेंड मैरिज जाके कर सकते हैं। अगर आप दोबारा शादी करते हैं तो वो बाइगैमी बन जाएगा और वो 494 ऑफ आईपीसी में पनिशेबल होता है। अब बीएनएस आ चुका है। साउंडनेस ऑफ माइंड, पार्टीज मस्ट बी कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट। मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, रिकरेंट इंसैनिटी नहीं होनी चाहिए। इफ वायलेटेड मैरिज इज वॉइडेबल, ये अभी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि ये वाला जो है ये वॉइडेबल के लिए आता है। एज रिक्वायरमेंट, ब्राइड ग्रूम 21, ब्राइड 18। अर्लियर जो था पहले के टाइम पे 18 और 15 होती थी, लेकिन इसको चेंज करके 18 और 21 कर रखा है लॉ ने। चाइल्ड मैरिज जो है वो वॉइडेबल होती है अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। शादी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में नहीं होनी चाहिए, जैसे ब्रदर सिस्टर, अंकल नीस, ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर, इनमें शादी नहीं अलाउड है, ये शादी वॉइड होती है। सपिंदा रिलेशनशिप, आई टोल्ड यू 3 जनरेशन फ्रॉम द मदर साइड एंड 5 जनरेशन फ्रॉम द फादर साइड, ये सपिंदा रिलेशनशिप होते हैं, इनमें शादी नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें शादी हुई होगी तो ये वॉइड हो जाती है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ, वॉइड और वॉइडेबल शादी भी इन्हीं 5 कंडीशन में से शादी, पांचों कंडीशन को अगर आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया तो आपकी शादी वैलिड है। अगर आपने इनमें से कोई भी एक कंडीशन को ढंग से फॉलो नहीं किया तो आपकी शादी वॉइड और वॉइडेबल बन जाती है। अब पढ़ते हैं हम लोग पहले कि इफेक्ट ऑफ वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज के इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपकी शादी लीगली रजिस्टर्ड है, लीगली एक्सेप्टेबल है, तो उसको एक लीगल स्टेटस मिलता है। आपको सोसाइटी के अंदर लॉफुल स्पाउस कहलाने का मौका मिलता है। जो बच्चे उस शादी से होते हैं, उस मैरिज से जो बच्चे आएंगे, वो लेजिटिमेट बच्चे माने जाएंगे। दोनों की म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, कोहैबिटेशन। आपका प्रॉपर्टी में और मेंटेनेंस में राइट आता है। ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अवेलेबल होते हैं। देखो, शादी अगर वैलिड ही नहीं हुई तो आप डाइवोर्स के लिए अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे कोर्ट को। तो आपकी शादी जो अगर वैलिड होगी तो ही आप जो भी ग्राउंड्स है डाइवोर्स के अंडर सेक्शन नंबर 13, आप उनको अप्रोच कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है एक केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, भोराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1965 का केस है। ये केस है एक बाइगैमी के ऊपर, ठीक है, बाइगैमी के ऊपर ये केस है। इसमें एक्यूज जो पर्सन है उसकी ऑलरेडी वाइफ थी, उसके बाद भी उसने सेकेंड मैरिज कर ली और उसके ऊपर 494 आईपीसी के थ्रू चार्ज करके केस का स्टार्ट कर दिया गया था। तो उसने कोर्ट के सामने बोला कि जो मेरी सेकेंड मैरिज है उसको मैंने वैलिडेटली परफॉर्म ही नहीं किया, उसकी जो सेरेमनीज हैं वो मैंने परफॉर्म ही नहीं करी है, जैसे सतपदी है वो मैंने नहीं करा है, ठीक है। तो अब मेरी जो सेकेंड मैरिज है वो वैलिड मैरिज तो है ही नहीं, तो आप मुझे कैसे बाइगैमी के लिए गिल्टी कर देते हैं। तो इस टाइम पे जो बात उठी
जो 2 क्वेश्चन रेज हुए थे वो थे कि क्या हम किसी पर्सन को बाइगैमी के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं अंडर द सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी अगर जो सो कॉल्ड सेकेंड मैरिज है वो वैलिड नहीं है, तो क्या हम बाइगैमी का सेक्शन उस बंदे पर लगा सकते हैं या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन उठा था कि जो सेकेंड मैरिज है क्या वो वैलिड इन लॉ मानी जाएगी अगर इसेंशियल सेरेमनीज परफॉर्म नहीं की गई है। आपने इसेंशियल सेरेमनीज परफॉर्म नहीं करी हैं लेकिन आप साथ में एज एन हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हो, क्या वो शादीशुदा लाइफ मानी जाएगी, क्योंकि आपने एक दूसरे को बिलीव दिया हुआ है कि हम दोनों मैरिड हैं लेकिन सेरेमनीज परफॉर्म नहीं की है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला फॉर अ हिंदू मैरिज टू बी वैलिड इसेंशियल सेरेमनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कस्टम और यूसेज है। जो सेक्शन नंबर 7 में बोला गया है कि दोनों ही पार्टी का कोई भी कस्टम एंड यूसेज परफॉर्म कर लो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड सेरेमनी। नेक्स्ट बोला गया इन द एब्सेंस ऑफ प्रूफ ऑफ सच सेरेमनीज, जैसे सप्तपदी या कोई और किसी भी कस्टम किसी भी जो कम्युनिटी है उसका कोई भी कस्टम एंड रिचुअल चलता है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी सेरेमनी जो है अगर वो नहीं हुई होती तो मैरिज को हम वैलिड कंसिडर नहीं करेंगे। एंड सिंस द प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव द इसेंशियल राइट्स, जो कि हस्बैंड ने तो करे ही नहीं थी, हस्बैंड ने कोई राइट्स परफॉर्म नहीं करे और प्रोसिक्यूशन ये प्रूव ही नहीं कर पाया, द एलिज मैरिज वॉज इनवैलिड। तो जो शादी थी वो क्या रही, इनवैलिड रही। एंड इनवैलिड मैरिज कैन नॉट गिव राइज टू द ऑफेंस ऑफ बाइगैमी एंड बिकॉज बाइगैमी रिक्वायर प्रूफ ऑफ 2 वैलिड मैरिजेस। अब बाइगैमी तभी तो बताएंगे कि जब दोनों शादी ही वैलिड हो, तो अभी तो आप कहेंगे कि सेकंड वाली शादी बाइगैमी है। अगर सेकंड वाली शादी वैलिड ही नहीं है तो दूसरी शादी तो हुई नहीं है, तो बाइगैमी कैसे होएगी। तो इस कन्विक्शन को साइड में रख दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम वॉइड मैरिज की। वॉइड मैरिज वो शादी होती है जो नल होती है, जो बिल्कुल ही खत्म होती है, जो बिल्कुल ही आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं सोसाइटी में फ्रॉम द बिगनिंग। जब आपने बिल्कुल एक दूसरे के साथ आप एज एन हस्बैंड वाइफ के लिए खड़े हुए, वो स्टार्टिंग से ही शादी नहीं थी। आपके दिमाग में एक झूठा बिलीफ था कि आप दोनों शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा की तरह रह रहे थे, लेकिन वो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ही वो वॉइड एब इनिशियो थी। It has no legal existence as if no marriage ever took place. I told you from the starting, from the beginning, it was zero. तो वो शादी आपकी थी ही नहीं। Either party may approach the court for a decree of nullity under the section 11 of HME, but even without such decree, the marriage is not valid. जरूरी नहीं है कि आपको कोर्ट के सामने जाके अपनी शादी को null and void कराना पड़ेगा। जब आपने, फॉर एग्जाम्पल, जब आपने प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी कर ली है, एक रियल ब्रदर एंड सिस्टर ने शादी कर ली, तो ये शादी को कोर्ट में जाके नल एंड वॉइड कराने की ज़रूरत नहीं है। ये शादी अपने आप में ही वॉइड है। ये शादी हिंदू कस्टम्स के अकॉर्डिंगली, हिंदू जो आपके मॉरल्स एंड वैल्यूज़ हैं, जो आपके लीगल राइट्स गिवन है, जो लीगल प्रिंसिपल्स गिवन है, उसी के अकॉर्डिंगली ही ये जो शादी है ये प्रोहिबिटेड है, ये आप नहीं कर सकते हैं। किसी भी शादी को वॉइड मैरिज करना है तो उसके जो कंडीशंस हैं वो सेक्शन नंबर 11 में गिवन है। देयरफॉर सेक्शन नंबर जो 11 है वो आपको बताता है वॉइड मैरिज क्या होती है। सेक्शन नंबर 11 एंड 12 आपको वॉइड एंड वॉइडेबल ये 2 शादी बताता है। वैलिड कौन बताता है, सेक्शन नंबर 5। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये वैलिड सेक्शन है, वहां पे सिर्फ आपकी कंडीशंस फॉर अ वैलिड मैरिज लिखा है। तो वो आपका सेक्शन नंबर 5 वैलिड मैरिज बताता है, 11 वॉइड बताता है, 12 वॉइडेबल बताता है। अ मैरिज सोलेमलाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इज नल एंड वॉइड अगर सेक्शन नंबर 5 का 1, 4 एंड 5 ये तीनों चीज़ें अगर किसी भी एक शादी में मिल जाती है तो वो शादी नल एंड वॉइड, वो शादी मानी ही नहीं जाएगी। पहला क्या था, बाइगैमी। अगर शादी के टाइम पे आपका पहले से ही कोई पार्टनर अलाइव है या आपने पहले वाले पार्टनर के साथ अभी तक डाइवोर्स नहीं लिया है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं हिंदू रिलीजन में। सेकंड आया प्रोहिबिटेड डिग्री, आप प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है सपिंदा रिलेशनशिप्स, आप इनमें शादी नहीं कर सकते हैं। हमेशा याद रखना 5 कंडीशंस दी गई थी आपको सेक्शन नंबर 5 में। पहली कंडीशन थी बाइगैमी, सेकेंड कंडीशन थी इनसैनिटी से रिगार्डिंग, थर्ड कंडीशन थी एज, फोर्थ थी प्रोहिबिटेड एंड फिफ्थ थी सपिंदा।
तो बायगैमी, प्रोहिबिटेड एंड सपिंदा, अगर इन तीनों में आपकी शादी, किसी भी चीज़ में आपकी शादी में ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ दिख गई तो आपकी शादी वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी। अगर आपकी शादी वॉइड होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सबसे पहली बात, शादी वॉइड है, शादी नल है, बिल्कुल जीरो है स्टार्टिंग से, तो आपको कोई भी लीगल स्टेटस तो मिलने से रहा सोसाइटी में। नो स्पाउस राइट, अगर आपकी शादी ही परफॉर्म नहीं हुई, आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, तो आपको ना ही मेंटेनेंस का राइट मिलेगा, ना ही इनहेरिटेंस का राइट मिलेगा। लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, आपका हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 16 बोलता है कि जो चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ द वॉइड मैरिज है उनको लेजिटिमेट कंसिडर किया जाता है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इनहेरिटेंस, नॉट फ्रॉम द कोपासनरी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है, आपकी कोपासनरी एंड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं आने वाला। क्रिमिनल लाइबिलिटी, उसमें आप इलेजिटिमेट चाइल्ड कंसिडर किए जाएंगे। क्रिमिनल लाइबिलिटी, इफ अ पार्टी नोइंगली कॉन्ट्रैक्ट अ वॉइड मैरिज while a spouse is alive, it amounts to a bigamy, and bigamy punishable है आईपीसी में, क्रिमिनल लॉ में पनिशेबल है वो, तो आप एक तरीके से एक क्रिमिनल लॉ के अंदर पनिशेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं यमुना बाई अनंतराव अधाव वर्सेस अनंतराव शिवराम अधाव केस की। 1988 का केस है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें बात की गई थी अगर कोई शादी वॉइड है तो क्या उसको मेंटेनेंस का राइट मिलेगा, जो वुमेन है क्या वो मेंटेनेंस का राइट 125 सीआरपीसी के अंदर ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी। इस केस में हुआ क्या था, यमुना बाई और अनंतराव ने शादी कर ली। बाद में पता चला यमुना बाई को कि अनंतराव की तो पहले से ही शादी हो रखी है और उसकी वाइफ जिंदा है। इस बात से गुस्सा होकर यमुना बाई ने एक पिटीशन फाइल करी 125 सीआरपीसी के अंदर, जिसमें उन्होंने मेंटेनेंस मांगी। लेकिन अनंतराव तो बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने कोर्ट के सामने जाके बोला कि मेरी ये शादी तो वॉइड एब इनिशियो है क्योंकि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। इस टाइम पे जो पहला क्वेश्चन अराइज हुआ कोर्ट के में वो ये था कि क्या एक वुमेन जो कि वॉइड मैरिज की पार्टी है, क्या उसे 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शादी तो वॉइड है, उसको कोई भी लीगल राइट्स तो नहीं मिलते, तो क्या उसको मेंटेनेंस मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मैरिज हुई थी यमुना बाई और अनंतराव के बीच में वो वॉइड एब इनिशियो तो है, क्योंकि सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट में जहाँ हम वॉइड मैरिज पढ़ रहे थे वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी शादी मोनोगैमी नहीं है और बायगैमी है तो सेकेंड मैरिज इज कंसिडर्ड एज अ वॉइड मैरिज। तो सिंस द मैरिज इटसेल्फ नेवर हैड लीगल एग्जिस्टेंस, यमुना बाई को कोई भी 125 सीआरपीसी के अंदर या किसी भी लॉ के अंदर कोई भी लीगल राइट नहीं मिलेगा। जो 125 सीआरपीसी है वो राइट्स देती है वाइफ को जो कि वैलिड शादी में हो और अ डाइवोर्स्ड वाइफ को कि वो अपने हस्बैंड से अलग होने जा रही है उनको मिलता है। अ वुमेन मैरिड टू अ मैन हु ऑलरेडी हैज अ लिविंग स्पाउस इज नॉट लीगली वैलिड वाइफ, हेंस नॉट एंटाइटल्ड टू दी मेंटेनेंस, तो उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स मूव टू दी वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज वो शादी होती है जो या तो वैलिड होगी या वॉइड होगी, मतलब दिखने में वो शादी आपको वैलिड दिखेगी लेकिन दोनों पार्टी में से जो स्पाउस है उनमें से कोई भी एक पर्सन जो कि लॉस में है, जिसके साथ या तो ज़बरदस्ती या जिसके साथ ऐसी तरीके से शादी की गई है जो उसको पसंद नहीं है, जो उसके फेवरिज्म में नहीं है, वो पर्सन चाहे तो उस शादी को वॉइड करा सकता है और वो चाहे तो उस शादी को वैलिड करा सकता है। सेक्शन नंबर 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करता है वो सारी कंडीशंस जिसमें शादी वॉइडेबल हो सकती है, प्लस इसको कोर्ट के सामने आपको अगर उसको वॉइड कराना है अपनी शादी को तो आपको वो चीज़ कराने का एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, वो भी सेक्शन नंबर 12 आपको समझाता है। वॉइडेबल मैरिज इज अ मैरिज विच इज़ वैलिड एंड लीगली रिकॉग्नाइज्ड अंटिल इट इज़ एन्यूल्ड बाय द कोर्ट डिक्री। जब तक कोर्ट उसको वॉइड नहीं करता वो वैलिड कंसिडर होती है, क्योंकि वो दोनों कंसिडर कर रहे हैं। देखो वॉइड आ रहा है प्लस वैलिड आ रहा है, एबल इज समथिंग विच इज एबल, एबिलिटी हो सकता है, ठीक है, तो वो वैलिड प्लस वॉइड दोनों का कॉम्बिनेशन इज वॉइडेबल। इट रिमेन ऑपरेटिव एंड कन्फर्स राइट ऑब्लिगेशन अनलेस वन ऑफ द पार्टी चैलेंजेस इट। जब तक दोनों में से कोई भी एक पार्टी कोर्ट के पास जाके उस शादी को वॉइड नहीं कराएगी तब तक वो शादी वैलिड कंसिडर की जाती है। इफ नो पिटीशन इज फाइल्ड मैरिज कॉन्टिन्यूज एट वैलिड। बताया ना, शादी को पहली नज़र में वैलिड देखा जाएगा, वो आप अगर कोर्ट में जाके उसको वॉइड कराएंगे तो वो सेकेंड चीज़ है, वरना वो शादी वैलिड कंसिडर की जाती है। वॉइडेबल मैरिज के जो ग्राउंड्स है वो सेक्शन नंबर 12 में गिवन है। अ मैरिज कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइडेबल इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड।
जब आप अपना सेक्शन नंबर 12 खोलेंगे बेयर एक्ट में, प्लीज इसके साथ बेयर एक्ट को रखिएगा। यहाँ मैंने बेयर लैंग्वेज नहीं डाली है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। तो आप इसको समझने के बाद अगर आप बेयर एक्ट को रीड करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली सेक्शन नंबर 12 समझ आ जाएगा। कहता है सबसे पहले इम्पोर्टेंसी, इफ मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इम्पोर्टेंट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, अगर पार्टनर जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है तो आप शादी को जाके करवा सकते हैं वॉइड। सेकेंड आता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल डिसऑर्डर। ये अगर आपको याद हो तो हमने 5 कंडीशन पढ़ी थी सेक्शन नंबर 5 में। क्या? सबसे पहले बाइगैमी, सेकंड पढ़ी थी मेंटल इनकैपेसिटी, थर्ड पढ़ी थी एज, फोर्थ पढ़ी थी हमने प्रोहिबिटेड डिग्री, एंड 5 पढ़ी थी सपिंदा, जिसमें से प्रोहिबिटेड, सपिंदास एंड बाइगैमी, ये तीनों तो वॉइड मैरिज में कंसिडर कर लिए गए थे। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है वो? यहाँ बात कर रहा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या मेंटल डिसऑर्डर, जो कि 2 में आता है। तो कहता है एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर पार्टी जो थी वो इनकैपेबल थी कंसेंट देने के रिगार्डिंग किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है, सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, अनफिट फॉर द मैरिज, सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी, अगर उस टाइम पे आपने उससे शादी करी है तो वो पार्टी चाहे तो कोर्ट में अप्रोच करके ये बोल सकती है कि मैं शादी नहीं करूँगा। या फिर जिस पार्टी की, फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ ए एंड बी, देयर आर 2 पर्सन, ए को नहीं बताया कि बी को इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं और उसकी शादी करा दी गई। ए को बाद में पता चला कि जो उसकी वाइफ है उसको इंसैनिटी के अटैक आते हैं, तो वो कोर्ट में जाके अपनी शादी को वॉइड करा सकते हैं। कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स एंड द फ्रॉड, अगर जो आपकी कंसेंट है वो किसी भी तरीके से आपको गन के उस पे पॉइंट पे रख के आपसे बोला गया कि करो शादी, सेरेमनीज में बैठो, ठीक है, या फिर आपके साथ फ्रॉड किया गया, आपको फोटो किसी और लड़की की दिखाई गई और आपके साथ शादी किसी और लड़की की करा दी गई है, इन कंडीशन में भी आप कोर्ट में जाके अपनी शादी को कैंसल आउट करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ बाय अनदर पर्सन, आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो जाती है बाय दी अनदर पर्सनस चाइल्ड, तो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ मैरिज इफ शी इज प्रेग्नेंट विद द अनदर पर्सनस चाइल्ड, तो उस टाइम पे हस्बैंड जो है उसको नहीं पता, उस टाइम पे तो भैया नहीं पता कि वाइफ प्रेग्नेंट है किसी और की बेबी से, तो आप 1 साल के अंदर अंदर कोर्ट में जाके अपनी शादी को करवा सकते हैं। इसमें भी सेम, आप 1 साल के अंदर अंदर कोर्ट में जाके अपनी शादी के लिए केस फाइल कर सकते हैं। हाँ, और जैसे ही आपको पता चलता है नो मैरिटल इंटरकोर्स शुड बी देयर, अगर आपने मैरिटल इंटरकोर्स कर लिया ये जानने के बाद कि शी इज प्रेग्नेंट विद अनदर मेन्स चाइल्ड, तो आपने एक तरीके से अपनी एसेंट दे दी है, आपने येस कह दिया है कि हाँ आई एम एक्सेप्टिंग इट। फिर आपको कोर्ट बिल्कुल भी आपकी शादी को वॉइड कंसिडर नहीं करेगा। तो पहला क्या है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी है, और द मोमेंट यू गॉट दैट इन्फॉर्मेशन कि योर वाइफ इज प्रेग्नेंट विद अदर मेन्स चाइल्ड, तो आपको उसके साथ कोई भी मैरिटल इंटरकोर्स या रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करना है। टाइम लिमिट, पिटीशन मस्ट बी फिल्ड विद इन 1 year फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, फोर्स एंड प्रेगनेंसी। फॉर इम्पोर्टेंसी नो टाइम लिमिट बट मस्ट प्रूव मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं इसके? मैरिज रिमेन्स वैलिड, जब तक कोर्ट उसको कैंसिल आउट नहीं करेगा वो वैलिड रहेगी। दोनों पार्टी जो है प्रॉपर एंजॉय करते हैं अपने सारे राइट्स, जब तक कोर्ट उसको कैंसिल आउट नहीं करता वो तो एक वैलिड शादी है। अगर उसको कोर्ट कैंसिल आउट कर देता है तो मैरिज इज ट्रीटेड एज इट नेवर एग्जिस्टेड, दैट मीन्स वॉइड, ऐसा माना जाएगा कि शादी तो कभी थी नहीं ये वाली। चिल्ड्रन ऑफ वॉइडेबल मैरिज आर ट्रीटेड एज लेजिटिमेट, अभी सेक्शन नंबर 16 में आपको मैंने बताया था पीछे ही कि सेक्शन नंबर 16 कहता है कि अगर शादी, वॉइड शादी से अगर कोई बच्चा होता है या फिर वॉइडेबल शादी से कोई भी बच्चा पैदा होता है तो दे विल बी कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट। क्लियर? अब बात करते हैं केस की। श्रीमती आर लक्ष्मी नारायण वर्सेस शांति 2001 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इस केस में हस्बैंड ने एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी शादी को वॉइड कंसिडर किया जाए सेक्शन नंबर 12 क्लॉज 1C के अंदर। क्यों? क्योंकि जो मेरी शादी हुई है जिस लड़की से, वहाँ पे फ्रॉड किया गया है, मुझे बताया नहीं गया था कि मेरी वाइफ को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो ये शादी जो है ये आपकी वॉइडेबल कंसिडर करी जाए इस शादी को, और इस शादी को रद्द कर दिया जाए, वॉइड कर दिया जाए। तो कोर्ट के सामने क्वेश्चन रेज हुआ कि अगर आप शादी के रिलेशनशिप में बनाने से पहले अगर कोई मटेरियल फैक्ट को या मटेरियल इन्फॉर्मेशन को छुपाते हैं तो क्या वो फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा, और ये शादी वॉइडेबल कंसिडर की जाएगी कि नहीं की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि अगर कोई भी पार्टी मटेरियल फैक्ट या बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर को, अगर छुपाती है शादी में दूसरी पार्टी से, तो वो फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा। और ऐसी शादी जो होगी वो नल होती है एंड वॉइडेबल होती है एट द ऑप्शन ऑफ द इनोसेंट पार्टी। जो पार्टी के साथ गलत हो रहा है, जो लॉस पे है, उसकी तरफ से वो चाहे तो उस शादी को वो वॉइडेबल कंसिडर किया जाता है। जबकि ये भी बोला गया कि हर छोटी बात छुपाना इज नॉट अ कंसीलमेंट, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी बात जो कि शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दोनों के साथ में रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बातें छुपाना फ्रॉड माना जाएगा। बहुत सारी बातें होती हैं जो कि शादी के टाइम आप हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप सामने वाले को नहीं देते हैं। बहुत मिनिमल सी बातें जिनका इंपॉर्टेंस ही नहीं होता है। एग्जाम्पल, लड़की को बहुत गुस्सा आता है, लड़की को रात को लड़की 11 बजे सोती है, उससे पहले नहीं सोती है। अगर ये बातें आपने सामने वाले को नहीं बताई है तो ये कोई फ्रॉड नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल और बहुत ही ट्रिफलिंग एक्ट में आता है, इन्फॉर्मेशन में आता है। ये कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी शादी के लिए। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो फाउंडेशन ऑफ मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने वैसी इन्फॉर्मेशन को छुपाया है तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए फ्रॉड। तो ये माना गया था कि हाँ, हस्बैंड के साथ फ्रॉड हुआ था और ये शादी वॉइडेबल शादी मानी जाएगी। आई थिंक आपको वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज समझ आया हो। आपको आज हमने सेक्शन नंबर 11 एंड 12 पढ़े हैं, आपको ये दोनों सेक्शन समझ आए हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।